नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी, शांतिपूर्ण तरह से जारी मतदान। अति संवेदनशील बूथों को लेकर प्रशासन अलर्ट। लातेहार में यूथ कांग्रेस कमेटी के गठन की तैयारियां हुई शुरू। जिला अध्यक्ष के पद पर हिमांशु गुप्ता ने करवाया अपना नामांकन दाखिल। हिमांशु लगातार चला रहे जनसंपर्क अभियान। मधेपुरा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, अवैध हथियार के साथ 4 लुटेरों की हुई गिरफ्तारी। आरोपियों के पास से तकनीकी खामियां हैं, उसको दूर करते हुए मतदान को सुचारू करने का प्रयास हम लोग का जारी है। अधिकांश स्थलों पर जो भी टेक्निकल इस्तेमाल के संबंध में आए थे उनको लोग दूर भी कर चुके हैं। हम लोग जो मतदान केंद्र है, हर मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल की व्यवस्था की गई है। बाइक पेट्रोलिंग भी हर पंचायत में लगाई गई है। हर पंचायत में 2 सेक्टर भी लगाए गए हैं और इस प्रखंड के इलेक्शन में लगभग 850 जवान एवं 200 पुलिस पदाधिकारी इन सबकी ड्यूटी लगी हुई है और जितने भी जिले के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार अपना मूवमेंट में हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। बता दें कि औरंगाबाद जिले के जिला अधिकारी के द्वारा मतदान को लेकर हर दिन कर्मियों और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि इन तैयारियों के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम बायोमेट्रिक मशीन खराब होने के कारण मतदान शुरू करने में कर्मियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच सदर प्रखंड के नौगढ़ पंचायत अंतर्गत बिसैनी गांव में एक मुखिया प्रत्याशी के पति के द्वारा फायरिंग करने का मामला भी सामने आया। सूचना के मुताबिक कुछ लोगों ने बूथ को घेर लिया था। महिला पुलिस द्वारा मना करने के बाद भी प्रत्याशी द्वारा धमकी दी जा रही थी। इसी में रोड़ेबाजी हुई और पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग की गई। जिले के डीएम सौरभ जोरवाल ने इस दौरान बताया कि इस मामले में लगभग आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। इधर घटना के बाद प्रशासन घटनास्थल पर कैंप कर रही है। बता दें कि डीएम ने यह भी कहा कि जो भी लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ लोग बूथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जोनल, सुपर जोनल, एसटीओ साहब सब लोग आ गए थे, हम लोग आ गए थे और सब लोग भाग गए हैं। हम लोग उनकी छापेमारी करवा रहे हैं। जो आदमी है वो उनका नाम हमें पता चल गया है और उनका हमने आवास पता चल गया है, उसको अरेस्ट किया। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है सर। उनकी साइड से काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और जब स्थिति काफी गंभीर हो गई थी तो पुलिस की तरफ से हाईवे फायरिंग की सूचना है। ओबीसी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। इस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। बता दें कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का कहना है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश के नेतृत्व में हम लोग पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। पीएम मोदी से सभी दल के नेताओं को मुलाकात करने का मौका मिला था। वहीं इस मौके को विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए। पीएम मोदी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। अभी निर्णय आने में कुछ समय बाकी है, हमें समय का इंतजार करना चाहिए। आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो। जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। आपकी क्या राय? मैंने तो कह दिया, वही तो राय था। लालू जी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं और आरएसएस एक संस्कार देने का परंपरा है सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को। ये राजनीतिक दल नहीं है आरएसएस, ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम करती है। और मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ आरएसएस के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य हैं। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने के बाद यूथ कांग्रेस के कमेटी के गठन की तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद के लिए लातेहार के बारवाडी के हिमांशु गुप्ता रिक्की ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद अब ऑनलाइन वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं हिमांशु गुप्ता अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आए हैं और अभी अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव का घोषणा भी हुआ है। तो मैं जिला अध्यक्ष लातेहार से उम्मीदवारी पेश किया हूं और मैं सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वो मुझे जिला अध्यक्ष पद के लिए ऑनलाइन माध्यम से वोट करें। रोहतास के 2 प्रखंड यानी संझौली और दावत में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बता दें कि इन दोनों प्रखंडों के कुल 216 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए संझौली में 84 और दावत में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सभी केंद्र में मल्टीलेयर की सुरक्षा भी तैनात की गई है। बता दें कि जोनल, सुपर जोनल के अलावा बाइक से भी जवान गश्त कर रहे हैं। मतदाताओं को कहीं से कोई भी परेशानी न हो, इसका खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में मनरेगा योजना के तहत सरकार विकास कराने की बात करती है। बता दें कि इस मनरेगा योजनाओं के तहत कई लापरवाही के मामले भी सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला गुमला के घाघरा प्रखंड से सामने आया, जहां रुकी गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में अनियमितता की शिकायत को लेकर घाघरा बीडीओ को लिखित आवेदन सौंपा है। इस दौरान वीडियो को यह भी अवगत कराया गया कि रुकी गांव में मनरेगा के तहत योजनाओं में भारी लापरवाही बरती जा रही है। रोजगार सेवक, मेट और बिचौलियों के जरिए से कई योजनाओं में फर्जी काम किए जा रहे हैं। कई ऐसे लाभुक हैं जिन्हें उनके नाम से योजना खुले होने तक का पता भी नहीं है। उनके नाम पर योजना को आवंटित कर पैसों का बंदरबाट किया जाता है, जिस पर बीडीओ विष्णुदेव कश्यप ने मामले की जांच के लिए बीपीओ और जेई को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। मनरेगा में रुकी पंचायत अंतर्गत खास रुकी गाँव में बिचौलिया में वजह के माध्यम से बागवानी कर गलत ढंग से निकासी करा जाते हैं और कूप निर्माण में भी बिना 3 फीट गड्ढा भी निकला है और 1,45,000 बने के चुके हैं। मैं रुकी ग्रह को ग्राम प्रधान मोर बिना कहले न रखी हले सही छपा हो के वो पास हो जाएगा। कैसे हो तो कर भी नहीं चाहिए हो तो बैठक में नहीं बुलाए ना? नहीं बुलाए ना, बैठक में नहीं बुलाए, जानहो नहीं देवे ना, तेरा कैसे पास के लेना काज काम आए हमारे को पते नहीं चलेगा। बैठक में मौके नहीं बुलाए ना। पंचायत के रुकी पंचायत से ग्रामीण आए थे। मनरेगा से जो भी योजना संचालित है उसमें विशेष आम बागवानी, उन लोगों को कहना था कि हम लोग को जानकारी नहीं है, योजना स्वीकृति हो गया है लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग काम नहीं कर पाए। ये तो जांच का विषय है और मेट और रोजगार सेवक पर इन लोगों ने आरोप लगाया है। रुकी पंचायत में रुकी गांव में मनरेगा के तहत जो काम हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। मेट लोग सही से नहीं कर रहे हैं। आगे क्या बोले, इसलिए मेट को भी अभी चयनित करके उसको रद्द करके दूसरा चयनित किए हैं। अगले वर्ष ऐसा नहीं होने के बाद इतना ही रद्द किया अभी तक। बढ़ते आगे और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ब्लॉक के मुखिया से काम के एवज में रिश्वत की मांग की थी। 10,000 रुपयों के साथ रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बोकारो जिले के जना मोड़ से ये गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एसीबी टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। धनबाद एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉक के मुखिया से काम के एवज में 10,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बोकारो जिले के जैना मोड़ से ये गिरफ्तारी की गई। बता दें कि ब्लॉक के मुखिया से काम के एवज में इन्होंने रिश्वत की मांग की थी, जहां 10,000 रुपयों की रिश्वत के साथ इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो जिले के जैना मोड़ से ये गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धनबाद में एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ब्लॉक के मुखिया से काम के एवज में इन्होंने
रुपयों की मांग की थी। 10,000 रुपयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये एसीबी की टीम ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जहां काम के एवज में 10,000 रुपयों की मांग की गई थी, रिश्वत की मांग की गई थी। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बड़ी गिरफ्तारी की गई है एसीबी की तरफ से। अब इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई जारी है? जी, एसीबी को जब सूचना मिली थी कि इस तरह मांग की जा रही है और मुखिया ने शिकायत किया था, तो उसके बाद एसीबी की जो धनबाद की जो टीम है उसकी एक स्पेशल टीम गठित की गई और फिर वो पैसा लेते हुए रंगे हाथ बोकारो के जैना मोड़ इलाके से पकड़ा गया है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने के नाम पर वो पैसे की मांग कर रहा था और लगातार शिकायतें आ रही थी एसीबी के पास कि भ्रष्टाचार इस मामले में काफी है। और जो कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जिसको गिरफ्तार किया गया, दीपक नाम है उसके बारे में लगातार इनपुट मिल रहे थे एसीबी को। एसीबी ट्रैप करने के, रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश लगातार कर रही थी। जब एक मुखिया की शिकायत मिली तो मुखिया की शिकायत के बाद एसीबी ने अपनी टीम का जाल बिछाया और उसके बाद रंगे हाथ उसे जैना मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार कर अब धनबाद लाया गया मुख्यालय में। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। काफी शिकायतों के बाद रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया गया है। क्या इसके साथ में और कोई भी अधिकारी शामिल था? ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के साथ में क्या कोई और भी शामिल था जिसकी गिरफ्तारी के लिए अभी पुलिस प्रयासरत है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। मैंने आपको बताया कि अभी एसीबी की टीम लेकर धनबाद पहुंची और अब उससे पूछताछ शुरू हुई है। तो अब ये जांच में अगर इस बात का खुलासा होता है कि वो पैसे जो वो उगाही करता था योजना के नाम पर, अगर उसकी बंदरबाट होती थी तो कौन कौन से लोग से पैसा कहाँ पहुंचता था, नहीं पहुंचता था, फिलहाल ये भी कुछ इस पे कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से, जांच के बाद ही पता। लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी निकल करके सामने आता है कि कई बार ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वजह से इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। क्या इन्हें आला अधिकारियों का संरक्षण भी मिलता है, जिसके चलते ये अपने मंसूबों में लगातार कामयाब होते जाते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं विभाग में है और बड़े पैमाने पर इसके शिकार लोग, आम जनता लोग होती है। लेकिन एसीबी की टीम जो है लगातार पिछले कुछ महीनों का अगर रिकॉर्ड देखे तो लगातार कार्रवाई करती है। शिकायत जब भी मिलता है तो टीम सक्रिय होकर इस मामले, इस तरह की जो शिकायतें आती है भ्रष्टाचार का, तो उस पर कार्रवाई करती है और गंभीरता से लेती है। उसी का नतीजा है कि आज फिर एक ट्रैप में एक सवाल ये भी है कि योजनाओं का संचालन होता है मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन तक ये योजनाओं का संचालन इसीलिए किया जाता है कि उनको लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसे में अगर भ्रष्टाचार ही इन योजनाओं का बंदरबाट कर लेंगे तो कहां तक ये जायज है? क्या प्रशासन के अधिकारियों को प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या लोगों के बीच पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? देखिए, प्रशासन के खौफ की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन में, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में जितने लोग बैठे हुए सारे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे अधिकारी ईमानदार भी हैं और बहुत सारे ऐसे संख्या ज्यादा लोगों की है जो बेईमान है, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है। तो जब भी शिकायत किसी वरीय अधिकारी को मिलती है या फिर एसीबी को मिलती है तो उसके हिसाब से लगातार काम किया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, छापेमारी होती रहती है, रंगे हाथ लोग पकड़े जाते हैं। तो एक डर जैसा ये कह सकते हैं कि जो होना चाहिए वो अभी तक कायम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि भ्रष्टाचार को लेकर कर्मचारियों में, अधिकारियों में जो डर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर जो कर्मचारियों में डर होना चाहिए वो डर अभी पूरी तरह से कायम नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि एसीबी की टीम आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात मधुबनी की करेंगे, जहां जिले के जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात एएसएसबी की 18वीं बटालियन के द्वारा अर्रा मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि 18वीं बटालियन के कमांडेंट अरविंद वर्मा ने कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने और तस्करी, मानव तस्करी समेत अंतर सीमा अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि अभियान के तहत सभी बीओपी क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं मौके पर पाठ्य और क्रीड़ा सामग्री के वितरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। और पढ़ाई के प्रति रुझान करने के लिए समय समय पर एसएसबी शिक्षकों द्वारा मीटिंग करके और उनके द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार हमने कुछ उनके लिए पढ़ाई से रिलेटेड प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि। और अब बात सहरसा की करेंगे, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया है। बता दें कि बरामद शराब हिमाचल प्रदेश निर्मित बताई जा रही है, जिसकी मात्रा लगभग 6,482 लीटर बताई जा रही है। बंगाल नंबर के 14 चक्का ट्रक के ऊपर भूसा का बोरा लदा हुआ था। वहीं भूसे के अंदर विदेशी शराब छिपाकर
खपाने के लिए सहरसा लाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। वहीं इस संबंध में एसपी लिपि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से शराब की एक बड़ी खेप सहरसा लाई गई थी। इस दौरान इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान शराब से लदा एक 14 चक्का ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश से निर्मित 6,482 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल 29 सितंबर को सदर प्रखंड कहरा में त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। एसपी लिपि सिंह का कहना है कि जिस तरह से इतनी बड़ी खेप शराब की बरामद की गई, कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में खपाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं शराब बरामदगी मामले में एसपी लिपि सिंह ने शराब कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात भी कही है। पुलिस लगातार शराबबंदी पे मुहिम चला रही थी और इसी क्रम में जो आसूचना तंत्र है उसको भी मजबूत किया। अब जेल भेज दिया गया है। दरअसल बीते दिनों मवेशी व्यवसायी से 5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को कानूनी कार्रवाई कर जेल में भेज दिया गया है। हम लोग को एक सफलता मिली है। पुरैनी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक मवेशी व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी। उसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस भी मिला है और इसी हथियार का प्रयोग इन लोगों ने उस व्यापारी को लूटने में किया था। लूटी गई राशि की 5 लाख रुपए भी बरामद कर ली है और जिस मोटरसाइकिल से ये अपराधी ये घटना करने आए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। और कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत रायडी मौजा स्थित अवैध पत्थर खदान में एक युवती का शव डोमचांच पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी पहचान 17 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी के रूप में की गई है। बता दें कि युवती के परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 सितंबर दोपहर 3 बजे से वो घर से गायब थी। परिजनों के द्वारा जब काफी खोजबीन की गई, लेकिन युवती का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तो वहीं मामले को लेकर 23 सितंबर को डोमचांच थाने में आवेदन भी दिया गया था। बता दें कि डोमचांच थाना पुलिस द्वारा उसी जा उजन दुकान पर मधु लिया और फरार। अब उस जा कोई हम पर शक है। और गुमला जिला कांग्रेस कमेटी आदिवासी मोर्चा के जिला कोऑर्डिनेटर ने
चैतू उरांव ने स्थानीय परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 27 अगस्त को जिला परिषद बोर्ड के बिना बात किए कंडिंगा 2 में भूमि अर्जन से संबंधित निर्णय लिए गए। बता दें कि इस निर्णय को तत्काल निरस्त करने की मांग भी की गई। उन्होंने ये कहा कि जिला परिषद बोर्ड की बैठक में मामले को सम्मिलित करने से पहले संबंधित मौजा के ग्राम सभा से उसे पारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त मौजा अनुसूचित क्षेत्र और पेशा कानून के दायरे में आता है। उन्होंने ये भी बताया कि लिए गए फैसले को निरस्त करते हुए जिला परिषद बोर्ड की बैठक की जाए और सर्वसम्मति से सभी सदस्यों की उपस्थिति में उसे पारित कराया जाए। चैतू उरांव ने यह भी कहा कि बोर्ड की बैठक किए बिना ही जिप अध्यक्ष और सदस्यों से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कराए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस नेता अकील रहमान, रोहित उरांव, राजदिल तिग्गा, जय सिंह, अरुण गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे और अब बात खलारी की करेंगे, जहां थाना क्षेत्र के पिपरवार जीएम ऑफिस के पास ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतक युवती सुमन कुमार पिपरवार क्षेत्र के कारो बहेरागढ़ा की रहने वाली थी। वहीं घटना के बारे में चश्मदीदों का कहना है कि सुमन कुमारी अपने गांव के कुछ लोगों के साथ जंगल में कुछ काटने पहुंची थी, तभी सड़क पार करने के दौरान ये हादसा हुआ। बता दें कि इस हादसे में एक ट्रक ने उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी फरीद आलम मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी हासिल की। इधर घटना की जानकारी मिलते ही खलारी जिला परिषद अब्दुल्ला अंसारी सहित कई ग्रामीण प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे। घटना के बाद खलारी और पिपरवार पुलिस सहित सीआईएसएफ जवान भी मौजूद नजर आए। ट्रक के चपेट में आने से सुमन कुमारी का मौत हो चुका है। बहुत दुखद खबर है, क्योंकि यहाँ सीसीएल प्रबंधन किसी तरह का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिया है। यहाँ के गरीब, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान सिर्फ मरने के लिए आज है। बढ़ते आगे, जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, जिसके तहत करीब 150 लोगों की कोरोना जांच की गई। बता दें कि इसके बाद 45 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लेकिन जब कोरोना पीड़ितों को लाइव टेस्ट के लिए पटना भेजा गया तो 36 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिर जाकर कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों में राहत की सांस आई। इस क्रम में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर दूरगामी दिल्ली मुंबई से आए हुए ट्रेनों में यात्रियों को कोरोना जांच के दौरान एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए हुए यात्रियों को लेकर बिहार के मधुबनी में डर का माहौल है। लेकिन मधुबनी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आरटीपीसीआर टेस्ट सभी पॉजिटिव मरीजों का कराया है, जिसमें 36 लोगों की रिपोर्ट कोरोना रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव से नेगेटिव आई है और बाकी लोगों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। जो स्टेशन पर केस निकले थे, जिसको हम लोग आरटीपीसीआर से कंफर्म करवा रहे हैं, और अभी तक 36 केस जो कंफर्म हुए हैं, जो पॉजिटिव थे सारे नेगेटिव है, और 120 जो फोन एक्सप्रेस का था वो भी सर, तो उनको अगर हम लोग रिपोर्ट आरटीपीसीआर आने के अगर उसको अगर लोग नहीं कंसिडर करें तो हमें प्रोसीजर नहीं है सबको। सहरसा में स्थानीय युवकों ने स्थानीय पटेल मैदान में आर्मी की तर्ज पर दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया। बता दें कि प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व बीडीओ सह आरजेडी नेता गौतम कृष्ण ने किया। वहीं आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले से आए सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। पंजाब है जज्बा।